सर उसमें रिमोट में ना जीरो प्रेस करना तो वो पूरा कंप्लीट स्क्रीन लेगा। हाँ सर। नहीं आ रहा है शायद। अच्छा, जूम इन जूम आउट करके एक बार चेक करो तो। फोकस नहीं आ रहा है उसका। रिमोट वही है ना, पीपल लिंक लिखा हुआ है। हाँ, पेपर लिंक वाला ही है। ओके। चेंज नहीं हो रहा है। हाँ अभी हुआ। अभी हुआ ना? जीरो प्रेस करना तो एक मिनट। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद, ठीक है। थोड़ा जूम करके चेक करो। हाँ, थोड़ा सा और जूम कर लो एक बस। हाँ, परफेक्ट। ठीक है। मैनुअल फोकस कर लीजिए ना। हाँ, चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हम लोगों ने देखा था लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज तक के हम लोगों ने देखा था कि एक लाइन के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, एक सरफेस के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है, और उसके बाद एक वॉल्यूम के ऊपर कितना चार्ज हो सकता है। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं, इससे पहले हमने देखा था कि दो अलग अलग चार्ज थे, उनके बीच में कितना फोर्स लगता था। अब हमारा काम ये होगा कि देखेंगे कि एक सीरीज ऑफ चार्ज, एक सीरीज ऑफ चार्ज होगी। मतलब एक लाइन है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे चार्ज रखे हुए हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब इसके कारण किसी दूसरे एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा। इससे पहले तो ऐसा होता था कि एक पॉजिटिव, मान लीजिए कोई चार्ज है, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते थे, कूलम्स लॉ से। अब हमें देखना है कि ऐसे बहुत सारे चार्ज जो कि एक लाइन के ऊपर है, हो सकता है वो सरफेस पे, हो सकता है वॉल्यूम पे हो, तो उसके कारण किसी दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक अगर आज हम कवर कर लेते हैं, हाँ आइए, अगर ये टॉपिक आज हम कवर कर लेते हैं, तो क्या आप इतने एबल हो जाएंगे कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसके पास में अगर कोई चार्ज होगा तो आप बता देंगे उसके ऊपर कितना फोर्स आएगा? आज की क्लास होने के बाद बता पाएंगे या नहीं? नहीं। पहली क्लास में मैंने बताया था हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि चार्ज मूव नहीं करेंगे, वो सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सब चार्ज रखे हुए हैं, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज मोशन में होता है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि चार्ज जो है वो स्टैटिक है। ये एक पेन है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास में मैं एक और चार्ज को लेके आता हूँ, तो ये वाला जो चार्ज है उसके ऊपर इनके कारण क्या फोर्स आने वाला है, मैं ये देखने वाला हूँ। ये एक करंट कैरिंग वायर नहीं है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब कुछ एक क्लास के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जब इसमें से करंट फ्लो होगा, यानी कि चार्ज जब इसमें फ्लो कर रहे हैं कंटिन्यूस, तब इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैटिक चार्जेस है किसी लाइन के ऊपर, सरफेस के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर, उसके कारण किसी दूसरे चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आता है। तो हेडिंग डालिएगा फटाफट। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम यही टॉपिक डील करने वाले हैं, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू सरफेस चार्ज, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है, ये आगे बहुत काम आने वाला है। इवन जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट होगी। तो आज हम उसके बेसिक जानने वाले हैं। तो देखिए, तीन पार्ट में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पहले लाइन के लिए, उसके बाद सरफेस के लिए, उसके बाद वॉल्यूम के लिए। तो ये आपने मेन हेडिंग डाली है, अब इसके अंदर एक सब हेडिंग डालिएगा, फॉर लाइन चार्जेस। फॉर लाइन चार्जेस। अब देखिए क्या होगा, थ्री डायमेंशनल व्यू बना रहा हूं मैं।
यहाँ पे कोई एक ये लाइन चार्ज है, इसके सेंटर को मैंने यहां से जोड़ दिया और इसको मैंने बोल दिया कुछ, मान लीजिए आर आई, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया इसके सेंटर का। अब इससे कुछ दूरी के ऊपर रखा हुआ है एक और कोई चार्ज, इसकी जो डिस्टेंस है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, मैंने मान लो उसको मान लिया आर नॉट। ठीक है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसके बीच का जो वेक्टर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन हमको ये बताता है कि ओरिजिन से वो कितनी डिस्टेंस पे है, और डिस्प्लेसमेंट बताता है कि कोई दो पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है। अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में बनाऊं तो ये कहलाएगा आई आर आई ओ वेक्टर, मतलब आप आई से ओ की तरफ मूव किए। अगर मैं इसे उल्टी डायरेक्शन में बना दूं, मान लो ऐसा मैंने बना दिया, तो वो कहलाएगा आर ओ आई, सॉरी कैप नहीं, ये हो जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अभी मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ, इसको भी मैंने मान लिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर मैं फोर्स निकालने वाला हूँ इस पॉइंट के ऊपर। तो देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें बताइए जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? ये डायरेक्शन नंबर 1 पे आएगा या डायरेक्शन नंबर 2 पे आएगा? 1 पे, बट ऑब्वियस है ये इसको रिपेल करने वाला है, मतलब इसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो किस डायरेक्शन में फोर्स आएगा? आई ओ या ओ आई? आई ओ। इसलिए फॉर्मूले में मैं क्या रखूंगा कि इन दोनों को मैंने पॉजिटिव माना है, इसलिए वहां पे आई ओ हमको दिखाई देगा। पर मान लो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आई ओ हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, ठीक है? उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब वो और क्लियर होते चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और चीज, इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा होगा सबको ट्राइंगल। अब इसको देखिए वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? आर आई प्लस आर आई ओ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर ओ। देखो ओरिजिन है ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है ऐसे और ऐसे, और दूसरा रास्ता कौन सा है? स्ट्रेट। तो देखिए इसकी पोजीशन जो है आप दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, एक इस पाथ के थ्रू और एक इस पाथ के थ्रू। तो ये दोनों बिल्कुल सच बात है। आगे चल के क्या होगा, इसकी अगर हमें वैल्यू लिखनी होगी इन केस, तो आर आई ओ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आर ओ माइनस आर आई। हम डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये समझ में आया? मान लीजिए आपने आर ओ आई यहां पे लिया होता, तब ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता। तब हम क्या लिखते? दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। इतना वेक्टर सबको आता है? बस आपको एरो देखते जाना है। ये वाला एरो इधर था, तो इस पॉइंट पे पहुंचने का ये एक पाथ हो गया और ये दूसरा पाथ हो गया। इतना क्लियर है ना? तो ये वाले डायग्राम को आप बना लीजिए अभी, उसके बाद फिर इसको आगे हम समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डी क्यू इज इक्वल्स टू लेमडा डी एल। यहाँ पे लेमडा क्या है? हाँ, नहीं और कुछ, डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये। वो ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। जैसे कि मान लो अभी पेट्रोल का रेट चल रहा है 100 रुपीज लीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 लीटर पेट्रोल का कितना प्राइस होगा, तो आप बता देंगे टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू 100 × 10। तो ये 100 क्या है यहाँ पे? प्राइस पर लीटर। तो वैसे ये क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप इससे लेंथ को मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया रेट को, टोटल प्राइस मिल गया मुझे।
तो ये चार्ज डेंसिटी है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब एक लाइन के ऊपर, लाइन में क्या डायमेंशन होता है, सिर्फ लेंथ होती है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, अगर आप टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये लाइन को भी लिख लीजिएगा। कुछ कुछ बुक्स में इस लैम्डा को वो इससे रिप्रेजेंट करता है, रो एल, तो आप कंफ्यूज नहीं होगिएगा, इसको रो एल बोलता है। तो बुक्स में ऐसा कुछ लिखा होता है रो एल। हाँ, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको वो रो एस से डिनोट करता है। तो वहां पे डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वो डिनोट करता है किससे, रो वी से। अपन सिंपल रो से डिनोट करते थे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसको हम डिनोट करते थे सिग्मा से, और इसको तो हम रो से ही डिनोट करते थे। पर कुछ कुछ बुक्स में इस ये वाले सिंबल्स को यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उन बुक्स के भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टर्म्स में भी लिखा दूंगा, बस इसका नोटिस इसको अलग पॉइंट में नोट कर रहा है, ये अलग सिंबल से। ये तो ये वाला पहला लाइन बस आपको लिखना है अभी। अब लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो एफ होता है वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर का कैप। कूलम ने हमको ये लॉ दिया था। एक्चुअली यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, और इसको आपने डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर हो जाएगा ये। क्योंकि यहाँ पे ये आर कैप क्या है, उसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में है वो। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, एक है ये डी क्यू, इसका हमने छोटा सा एक एलिमेंट लिया है डी क्यू, टोटल लेंथ थी इसकी एल, एल लेंथ के ऊपर क्यू चार्ज है, तो उसकी अगर छोटी सी मैं लेंथ ले लूं डीएल, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, छोटा सा डी क्यू। तो इसके डी क्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और हमारे पास टोटल कितना फोर्स आ रहा है वो हमको पता चल जाएगा। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है, नहीं जैसे इंटीग्रेशन को इन जनरल में पूछूं कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हाँ कंबाइंड करना, ऐड करना। जैसे कि आपको इस कर्व के नीचे का एरिया चाहिए होता था कि यहाँ का कितना एरिया है, तो हम क्या करते थे, इसको एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर देते थे, और इसी स्ट्रिप को क्या करते थे, पूरा इंटीग्रेट कर देते थे लिमिट लगा के यहां से लेके यहां के लिए। तो यहाँ पे उसका कितना एरिया था ये हमको पता चल जाता था, फिर अगला यहाँ पे कितना एरिया था उसका हमको ये पता चल जाता था। देखो मान लो यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, मान लो ए, और यहाँ पे कोई क्वांटिटी है बी, तो देखो ये क्वांटिटी कितनी कहलाएगी, डी बी कहलाएगी, पूरे बी का छोटा सा पार्ट है डी बी, और यहाँ पे ये बस एक छोटा सा पॉइंट है तो ये कहलाता था ए। तो देखो यहाँ पे ये हमको एक छोटा सा रेक्टेंगल टाइप का दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना था, ए इंटू डी बी। तो टोटल एरिया हम कैसे निकालते थे, एरिया कितना होता है एक रेक्टेंगल का, विड्थ इंटू ब्रेड्थ, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसको हम पूरा इंटीग्रेट कर देते थे बी की इनिशियल वैल्यू से लेके बी की फाइनल वैल्यू। तो एक्चुअली इसमें होता क्या था कि ये जो डीबी है ना ये बार बार शिफ्ट हो रहा है, अगला डीबी जो है वो यहाँ पे पहुंच गया, अगला डीबी यहाँ पे, अगला डीबी यहाँ पे, ये सारे के सारे एरिया जो है यहाँ पे जुड़ जाते थे, इंटीग्रेट हो जाते थे, मतलब जुड़ना, सम होना, तो हमको टोटल इसका एरिया मिल जाता था। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, छोटी सी लेंथ डीएल के कारण उसके ऊपर जो डीक्यू चार्ज है, जो फोर्स आ रहा है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरे के पूरे वायर के कारण जितना भी फोर्स आ रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसके बाद हम लोग, तो यहाँ पे देखो मैं छोटा सा चार्ज लूंगा डी क्यू, और दूसरा चार्ज कौन सा है हमारा, वो तो क्यू है। तो उस फॉर्मूले में देखो मैं अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लीजिएगा वो। हाँ
हाँ, तो डीवी जो है उसके अकॉर्डिंग देखो, जो आप फंक्शन लिखते हो वहां पे y इज इक्वल टू मान लो mx प्लस सी, तो y को आप x के टर्म्स में ही लिखते हो, तो जो a है ना उसको हम b के टर्म्स में वहां पे लिखेंगे, तो b की अलग वैल्यू के लिए a जो है वो एक अलग वैल्यू ले लेना। तो हम जो इंटीग्रेशन करते थे यहाँ पे a इंटू डी करके, तो a को हम भाई b के रिस्पेक्ट में a तो इंटीग्रेट नहीं होगा, तो a को हम लोग b के टर्म्स में लिखते थे, तो जैसे जैसे b चेंज होगा वैसे वैसे a चेंज होगा। याद आ रहा है ना, इसको भी हम लोग b के टर्म्स में लिख लेते थे, जैसे जैसे b चेंज होगा अपने आप वो a की वैल्यू लेता चला जाएगा। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो यहां से डी एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। डी एफ मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं छोटे से लाइन के छोटे से चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जब इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास टोटल फोर्स आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं के इंटू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन में इनका जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, और ये अब यहां पे देखो, मुझे पता है कि फोर्स की डायरेक्शन यही रहने वाली है इसी तरह, तो मैं वेक्टर कौन सा लूंगा, आई ओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आई ओ, और यहाँ पे भी मैं क्या लिख देता हूं, आई ओ। इस पूरे टॉपिक में ना कभी भी डायरेक्शन के लिए टेंशन लेना ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन आपको पहले से पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का। हम आगे चल के जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे सब में सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि हमें पता है डायरेक्शन क्या होने वाली है इसकी। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डी क्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए वहां पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं, तो डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा डी एल इंटू क्यू अपॉन, नहीं समझ आया, कौन सी लाइन समझ में नहीं है बताओ, ये वाली। हमने देखो सबसे पहले लिखा हुआ था डी क्यू इज, हाँ हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, डी क्यू जो है वो लेमडा इंटू डी एल के बराबर होता है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो हो जाएगा डी एफ इज इक्वल्स टू के लेमडा डी एल इंटू क्यू अपॉन में इसका स्क्वायर आर आई ओ का कैप। इस साइड भी मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, के जो है वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखा है। तो यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू के लेमडा डी एल क्यू अपॉन इसका स्क्वायर आर आई ओ का कैप। हाँ, जो जो कांस्टेंट होगा वो सब बाहर आता चला जाएगा। जैसे लेमडा जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा किसी वायर के लिए, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो लेमडा जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। बस यहाँ पे जो है डीएल बच जाता है आखिरी में हमारे पास, लेकिन यही क्या है, इसी रूप में इसको आपको बुक में दिखाई देगा ये, इसी फॉर्म में, इसलिए मैंने सेम फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। बुक्स में आगे चल के की जगह भी 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता है, लेकिन वो बहुत लेंथी दिखता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है। कितना नोट हो गया। इसके बाद देखिए क्या होता है, हमें पता है कि कोई भी जो वेक्टर होता है, जैसे ये वाला जो वेक्टर है, ये किसके बराबर होता है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम ऐसे तो डिफाइन करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसकी डायरेक्शन। जैसे कि फोर्स, फोर्स को हम लोग हमेशा ऐसे डिफाइन करते हैं, 5 न्यूटन अपवर्ड्स, 5 न्यूटन डाउनवर्ड्स, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ये कंप्लीट डेफिनेशन है उसकी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लैपटॉप को आपको मूव करना है 5 न्यूटन के फोर्स से,
तो 5 न्यूटन का फोर्स मैंने मैग्नीट्यूड बताया है, लेकिन आप उसके बाद आप क्या पूछोगे, उसकी डायरेक्शन पूछोगे, सर किस डायरेक्शन में से मूव करना है। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी वेक्टर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उसका यूनिट वेक्टर कि वो किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे देखो, इसकी हेल्प से मैं ये भी लिख सकता हूं आर आई ओ कैप इज इक्वल्स टू आर आई ओ वेक्टर डिवाइडेड बाई आर आई ओ का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो आगे चल के। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं के लेमडा डी एल क्यू डिवाइडेड बाई आर आई ओ का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर आई ओ का वेक्टर। क्योंकि देखो ये जो है मैग्नीट्यूड है, पहले से ही मैग्नीट्यूड नीचे स्क्वायर में है, तो इसकी जगह पे देखो जब ये पूरा का पूरा आ जाएगा तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और आर आई ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो याद रखना, अगर यहाँ पे आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे नीचे क्यूब होगा, और अगर यहाँ पे इसका डायरेक्शन वेक्टर की कैप दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अगर आपको एग्जाम में आएगा कि डिराइव करना है आपको, मान लीजिए ये दे दिया, तो आखिरी में जाके आप इसको बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वेक्टर का इतना पार्ट तो क्लियर है ना सबका, कि हम डायरेक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वाले फॉर्म में भी इसको लिख लीजिए। डिराइव करने हो सकता है ये आ जाए या ये आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट सब हेडिंग डालिएगा, ये लाइन चार्ज के कारण हो गया। इसके बाद लिखिएगा फॉर सरफेस चार्ज, फॉर सरफेस चार्ज। देखिए सरफेस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, सिग्मा डी ए। कुछ बुक्स में डीए को डी एस भी लिखता है, एस फॉर सरफेस। तो हमने एरिया बोला है, सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होता है, तो ए लिखो चाहे एस लिखो, बात एक ही। ये हो जाएगा। आप सेम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे डी क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो इसको फिर से आप लिख लीजिए, यहाँ पे सिग्मा इंटू डी ए, दैट्स इट। जो चेंज हो रहा है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं, सिग्मा इंटू डी ए। वैसे यहां पे चेंज हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। और यहाँ पे आ जाएगी सरफेस, बाकी सब कुछ एज इट इज। हो गया इतना। अब इसके बाद तीसरा कौन सा होगा, फॉर वॉल्यूम चार्जेस।
अच्छा, कोई बता सकता है मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? बुक्स में कंफ्यूज करने के लिए और कुछ कुछ भी दिया होता है। RIO, वहां से देखो ट्रायंगल वाला। RO माइनस RI, वेक्टर RO माइनस वेक्टर RI। तो वो वाले फॉर्मूले में जो इस तरीके से के, यहाँ पे समथिंग समथिंग, यहाँ पे RIO की जगह पे लिख देता है RO वेक्टर माइनस RI वेक्टर। और नीचे में भी ये चेंज हो जाता है, नीचे में भी चेंज होके क्या हो जाएगा, ये मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, RO माइनस RI मैग्नीट्यूड का क्यूब। आपने जैसे ये मॉड साइन लगा दिया ना, इसका मतलब है आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। नीचे ये मैग्नीट्यूड था, यहाँ पे देखो, या तो आप सीधे आर स्क्वायर या आर क्यूब लिखो, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड का क्यूब है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो 5 का क्यूब। लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से वेक्टर लगा दिया तो आपको ये मॉड लगाना पड़ेगा कि भैया अगर ये वेक्टर है, नीचे तो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, तो आप ये मॉड लगा दो। मॉड लगाने का भी क्या मतलब होता है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे कि वेक्टर लगा हुआ है और साथ में मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। यानी ये RO माइनस RI, RO माइनस RI आप करोगे, जो यहाँ पे एक नया वेक्टर मिलेगा, आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड सबको निकालना आता है, अंडर रूट जो आई के साथ में उसका स्क्वायर प्लस जो जे के साथ में उसका स्क्वायर प्लस जो के साथ में उसका स्क्वायर, यही उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो आप इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये रो DA क्यू अपॉन में ये इसका क्यूब। तो इसको ये भी एक टर्म है जिसमें ये लिखता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगला वाला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे। ये हो जाएगा रो DV, यहाँ पे भी हो जाएगा रो DV। तो ये तीन चीजें हैं जो कि डिराइव करने के लिए आती है कई बार एग्जाम में, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करते हैं हम, एक चीज से दूसरी चीज को समझने में थोड़ी आसानी होगी। अब आप देखिए यहाँ पे ये है हमारी अर्थ। अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब आप देखिए, मान लीजिए कोई एस्टेरॉइड है अर्थ के बिल्कुल पास से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दूसरा एक एस्टेरॉइड है जो कि सेम इसी के साइज और शेप का है, वो इस डिस्टेंस से वो जा रहा है।
दोनों की स्पीड भी बिल्कुल सेम है, तो क्या लगता है अर्थ जो है वो किसको अपनी तरफ खींच पाएगी, 1 को या 2 को? 1 को, क्योंकि जितना करीब होगा उतना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसमें ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर ज्यादा होगा और उसको बड़े आराम से अपनी ओर खींच सकती है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ये ऑब्जेक्ट आप लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है कि यहाँ पे फोर्स कितना लगता है, जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या होती है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है फोर्स कम होता चला जाता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, आपने अगर यहाँ पे ये एक मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इससे आप बहुत दूरी पे एक आयरन का पीस रखते हैं तो क्या इसको अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको करीब लाते चले जाएंगे ना, तो क्या होगा, आप एक इसके ऊपर पुलिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। स्टार्टिंग में वो पुलिंग फोर्स बहुत वीक होगा, लेकिन जैसे जैसे इसको करीब लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इतनी डिस्टेंस पे लाने पे आपको और इसको धकेलना नहीं पड़ेगा, ये खुद से इसको खींच लेगा। इसका मतलब ये जो जो फोर्स है वो कहीं ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो यही फोर्स जो है ना, हम उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि फोर्स कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो वही फोर्स जो कहलाएगा ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, वही इसकी फील्ड कहलाएगा। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल एक पेपर लीजिए। इस पेपर पे आपको क्या करना है, जो आयरन है उसको पूरा पाउडर स्प्रेड कर देना है। आयरन का पाउडर पूरा यूनिफॉर्मली आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब आपको क्या, बीच में इतना हिस्सा आप छोड़ दीजिएगा कि जितने को वो अट्रैक्ट ना कर सके। अब यहाँ पे आप एक मैग्नेट को रखिए, यहाँ पे पूरा वो पाउडर फैला हुआ है। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको ऐसे टैप करेंगे तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे आयरन के पार्टिकल होंगे, आपने कभी मैग्नेटिक फील्ड बनाई, 12th वगैरह में बनाई हो शायद आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस तरीके से बनती है। ये कभी बनाई है या नहीं? यस सर। हाँ, तो जितने भी आयरन के जो पीसेस होंगे ना, छोटे छोटे, वो पूरे के पूरे इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, जो जिसके ज्यादा करीब है उस लाइन के ऊपर अरेंज होता चला जाता है। और बहुत देर तक के टैप करने के बाद आप देखेंगे जो आयरन के पार्टिकल पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब उन सब ने ये ऐसी लाइंस का शेप ले लिया है, सारे के सारे इन लाइंस के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। तो इससे पहले आपने पढ़ा है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो है ये मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताइए जो मैग्नेटिक लाइंस है वो किस पोल से किस पोल की ओर जाती हैं, तो आंसर क्या देंगे? गलत। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्वेश्चन ये पूछेंगे इनसाइड द मैग्नेट और आउटसाइड द मैग्नेट। हाँ, इन लाइंस को एक क्लोज लूप बनाना होता है। तो देखिए बाहर तो ये आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर लूप लूप को क्लोज करना है तो अंदर में क्या होता है, साउथ से वो लाइंस जो है वो नॉर्थ की तरफ जाती है, तभी ये क्लोज लूप को फॉर्म कर पाती है। इतना क्लियर हुआ? तो अगर पूछा जाए कि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो पहले आप क्वेश्चन करेंगे इनसाइड द मैग्नेट और आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड नॉर्थ से साउथ और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। लेकिन मैग्नेट जो होते हैं और जो चार्ज होते हैं उनमें एक डिफरेंस है। मैग्नेट में क्या दोनों पोल्स को आप अलग अलग कर सकते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल? अगर ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल नहीं। हाँ, ये जहां से ये कट होगा ना, ये नॉर्थ था तो ये साउथ बन जाएगा, और ये साउथ था तो इसका ये वाला हिस्सा नॉर्थ बन जाता है। मैग्नेट के दोनों पोल्स को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन चार्ज के साथ में ऐसा नहीं, पॉजिटिव चार्ज अलग से फ्री रह सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग से फ्री रह सकता है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो उसी को हमको आज की क्लास में डिस्कस करना है। ठीक, लिखिएगा इसमें पहले, इट इज अ रीजन, it is a region under which any charged body, it is a region under which any charged body is kept
charged body is kept, comma, then it experiences some electrostatic force due to the another body. नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। तो देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि मैग्नेट का केस होता है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, इसके आसपास का वो रीजन जहां पे जब आप एक आयरन के पीस को लाते हो तो वो एक मैग्नेटिक पुल को एक्सपीरियंस करता है। तो वो जो रीजन होता है, वो जो एरिया होता है, वही क्या कहलाता है, उसका मैग्नेटिक लाइन वाला एरिया कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया कहलाता है। तो वैसे ही जब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, उसके पास में जब हम एक छोटे से चार्ज को लेके आएंगे क्यू को, तो ये जो क्यू चार्ज है ना, ये भी इसके कारण एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव, तो हो सकता है कि ये रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इससे पहले हम लोगों ने फोर्स पढ़ लिया था कि फोर्स कितना लगता है, और ये देखा था कि ये जो फोर्स होता है ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के ऊपर। बस उसी की हेल्प से हम लोग ना अब ये फाइंड आउट करने वाले हैं, यहाँ पे कितना फोर्स, यहाँ पे कितना फोर्स, यहाँ पे कितना फोर्स, वही बन जाएगा आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, लिखिएगा अगली लाइन में। अभी जब हम लोग डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा, कंसीडर अ चार्ज कैपिटल क्यू, consider a charge capital Q and a test charge ऐसा लिखिएगा स्मॉल q नॉट are separated by a distance r, small r, then from Coulomb's law, इनके बीच में ये वाला फोर्स लगता है। मैंने बताया हमको यहाँ पे डायरेक्शन का टेंशन ही नहीं लेना है, इसलिए मैंने 1 से 2 या 2 से 1 मैंने कुछ भी नहीं बनाया। ये हमको पता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो देखिए ये वाला फोर्स लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, the electric field intensity is defined as force per unit charge, that is E is equals to F divided by Q naught। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अरे आप खुद देखो, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा था कि नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस जाती हैं, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, वहां पे तो दोनों पोल अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही साथ रहते हैं, इसलिए नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ये डायरेक्शन हमने बता दी है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें दो ही सिंपल लॉ है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर की तरफ निकलती है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इसकी तरफ आती है। बस यही सिंपल सी चीज है। जैसे मैग्नेट पढ़ा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ उनकी डायरेक्शन होती है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है,
अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे हमेशा बाहर निकलती है, और जो सरफेस होती है ना वो उसके हमेशा परपेंडिकुलर बाहर निकलती है। देखिए रेडियली आउटवर्ड बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए सारी डायरेक्शन में निकलेगी, इस डायरेक्शन में भी निकलेगी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब आप खुद देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने एक बॉडी बनाई है, एक बॉडी है जिसका शेप कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे देखो अगर वो उसके पास है तो ये सब उससे पास हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन अगर इसी बॉडी को आपने उठा के यहाँ पे रख दिया, सेम बॉडी, तो देखिए ये आगे चल के ऐसे ये डाइवर्ट होती जा रही है। तो वहां पे क्या होगा, इसमें से कम लाइन पास होने वाली है, और कम लाइन पास होंगी तो वहां पे क्या है, फोर्स की वैल्यू कम हो गई। तो वही हमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखो, यहाँ पे देखो ये एकदम पास पास की, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे ही अब ये हम दूर पे बॉडी को रख रहे हैं तो देखो यहाँ पे एक लाइन ये वाली देखो यहां से पास हो रही, तो दूसरी यहां से, और ये वाली लाइन तो यहां से पास हो रही। यहाँ तो देखो कितनी सारी लाइन इसमें से पास हो रही थी, तो इसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अब जितना दूर चले गए तो देखो इंटेंसिटी कम होने लगी। तो यही जो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा था, मान लो इसका जो चार्ज है वो है क्यू नॉट, इसी को मैंने बाद में यहाँ पे रखा है तो इसका चार्ज क्यू नॉट ही होगा। अब बताओ यहाँ ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या यहाँ पे ज्यादा, नीचे ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो किसी भी लोकेशन पे जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइडेड बाय उसका चार्ज, उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ही क्या है कि किसी भी पोजीशन पे, किसी भी प्लेस पे जो भी फोर्स लग रहा है उस चार्ज के ऊपर, वो फोर्स डिवाइडेड बाय उसी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, वो ये जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इसकी इंटेंसिटी कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सबको ही है, हमने अब उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन किया। इंटेंसिटी से बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए, मान लीजिए ये जो है, इसकी हेल्प से अगर मैं किसी की पीठ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो उसे कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन अगर इसी की जगह अगर मैं एक पिन ले लूं और उस पिन से उसकी पीठ के ऊपर सेम 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, फोर्स की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, तो इस बार भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा फोर्स एक ही जगह पे पूरा फोकस्ड हो गया। तो इंटेंसिटी बढ़ गई है उसकी, हिंदी में उसको कहते हैं तीव्रता। उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, वो एक ही जगह पे पूरा फोकस हो चुका है। जैसे सन से जो लाइट आती है वो किसी पेपर को बर्न नहीं कर पाती, लेकिन अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास को रखें वहां पे तो सारी एक जगह कन्वर्ज हो जाती है, उस पेपर को वो बर्न कर देती है। क्यों? मैग्नीट्यूड तो उतना ही था लेकिन उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो वैसे ही देखो यहाँ पे ये सब बहुत पास पास है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, या इंटेंसिटी कम होती है। जब भी मैं इंटेंसिटी बोलूं तो आप यही समझ जाना कि यहाँ पे जो है किसी चार्ज के अंदर से जो है बहुत पास पास में जा रही है इलेक्ट्रिक लाइंस, और जितना दूर होगा तो क्या होगा, दूर दूर से जाएंगी, तो वहां पे उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है। इसको हम लोग को आगे चल के बनाना है पूरा, अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। इन डायग्राम्स को लिखिएगा इसी में। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज का कोई वो नहीं होता, हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स जो है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of force, is in the direction of force। तो यहां से देखो ये जो वैल्यू मैंने ऊपर लिखी थी फोर्स की, उस वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो ये बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाई ये वाला क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट बचेगा
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। इससे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही है। सबसे पहली चीज, ऑब्जर्व करो इसमें से, इससे आपको क्या पता चल रहा है, कुछ कंक्लूजन निकालो इससे। ये जो कैपिटल क्यू है, ये देखो, ये है कैपिटल क्यू, और ये जो है, ये छोटा वाला क्यू नॉट है। क्या इलेक्ट्रिक, हाँ नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आप कोई छोटा सा चार्ज ले आओ या बड़ा सा चार्ज ले आओ, इससे जितना निकलना था वो उतना ही निकलेगा, दैट्स इट। तो देखो, इसकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स लगेगा इसके ऊपर भी, फोर्स यही वाला फोर्स लगेगा। हमने बताया था दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स होता है, इक्वल और अपोजिट। तो फोर्स तो इसके ऊपर भी लगने वाला है, लेकिन इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में कहीं पे क्यू नॉट है ही नहीं। और दूसरी चीज, ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। कैसे कम होती चली जाएगी, आर स्क्वायर के इनवर्स। ठीक है, कुछ चीजें क्लियर हुई? तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। मैक्सिमम बुक्स में ना के की जगह पे 1/4 पाई लिखता है, तो आप चाहो तो उसकी भी आदत रख सकते हो, इसकी जगह पे 1/4 पाई लिखने की। नहीं भी लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। लिख लीजिएगा, इसकी यूनिट जो है वो है कूलम पर मीटर स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर। अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा। अब बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम देखते हैं कि ये कैसे बनेंगी। जैसे मैग्नेट में देखते थे वैसे यहां देखने वाले हैं। लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको ऐसे भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नंबर 1, ये बनाते चलिए। फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, फॉर नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड्स। कैपेसिटर में बहुत काम आएगा ये। उसमें एक प्लेट रहेगी, पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, एक नेगेटिवली चार्ज होगी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बनाना होगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। बीच में डाइलेक्ट्रिक आएगा, वो पोलराइज हो जाएगा, तो उसमें उल्टी डायरेक्शन में बनाएंगे हम लोग। आप उस क्लास में थे, हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़े थे, नहीं थे ना? ठीक है, वो तो रिपीट होगा ही कैपेसिटर में।
उसके बाद थर्ड फॉर यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज। पॉजिटिव है तो हमेशा आउटवर्ड और हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इससे पहले जो आप लोगों ने गोले बनाए होंगे उसमें भी आप हमेशा परपेंडिकुलर बनाइएगा सरफेस के। फॉर पेयर ऑफ चार्जेस, फॉर पेयर ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव से अवे निगेटिव की तरफ। हो गया ये भी। तो 4 नंबर तक हो गए थे। अब ये देखो पिछली बार माइनस था तो ये उसके अंदर जा सकता था, लेकिन इस बार जो है दोनों पॉजिटिव है। तो इस बार देखो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा क्योंकि जाएगा तो उससे वो कोलाइड कर जाएगा। तो अब क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से निकलता तो यहाँ से परपेंडिकुलर, लेकिन ये कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। फिर उसका रीजन देखेंगे कि अगर कट हो गई तो जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है उस पर अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही तो उसका क्या मतलब है। उसी से हमको पता चलेगा कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है एक दूसरे को कभी कट कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख लेना, इफ Q1 इज इक्वल्स टू Q2, अगर Q1 और Q2 बराबर है तो इन दोनों के बीच में पता है एक पॉइंट मिलता है। इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। P इज न्यूट्रल पॉइंट। और अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं तो ये बिल्कुल सेंटर पे मिलेगा, एट सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2, लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। ये एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट होगा जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास नहीं होगी। वहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर आप किसी बॉडी को यहाँ पे रख देते हैं, किसी मान लो पॉजिटिव चार्ज ही है ना, तो वो इसको रिपेल कर पाएगा ना तो इसको रिपेल, उसके ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो Q1 बड़ा हो गया और Q2 छोटा चार्ज, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैल्यू बड़ी हो गई, इसकी वैल्यू छोटी हो गई, तब भी क्या न्यूट्रल पॉइंट होगा? हाँ, शिफ्टेड होगा। अब इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत फोर्स लगा के यहां से ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकालेगा। अगला वाला डायग्राम उसी का बना लो। मान लो अब जो Q1 है वो बहुत बड़ा,
तो अब भी यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, लेकिन वो छोटे चार्ज की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। यहां पे होगा न्यूट्रल पॉइंट। कोई भी दो चार्ज के बीच में हमेशा हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, बस वो न्यूट्रल पॉइंट डिपेंड करता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। अगर दोनों इक्वल हैं तो बिल्कुल बीच में मिलेगा। इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो यहाँ पे P क्या है, न्यूट्रल पॉइंट तो है, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएगा Q2 की तरफ। नियर टू द स्मॉलर चार्ज Q2, जो स्मॉलर चार्ज होगा उसकी तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ये कंटिन्यूअस होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इनके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आगे चल के हम ये सब देखने वाले हैं। इन सब के ऊपर हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेंजेंट हमें किस चीज की डायरेक्शन दे रही है। जैसे आपने अगर देखा होगा मैग्नेट के पास में आप कंपास लेके जाते थे तो जो मैग्नेटिक लाइंस बनती थी उसके ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलती थी। वैसे यहाँ पे हमें देखते हैं किस फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तो ये सब कुछ हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास। चलिए, थैंक यू वंशिका।